नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में। टुडे ब्रेकिंग न्यूज अपडेट के तहत तमाम बड़ी खबरें आपके लिए लेके आए हैं, जिसमें सबसे पहली बड़ी खबर में बड़ी खुशखबरी, पीएम मोदी का बड़ा ऐलान। स्वतंत्रता दिवस पर मोदी कर सकते हैं वन नेशन वन हेल्थ कार्ड का ऐलान, जिससे आपको होगा फायदा। इसी के साथ दूसरी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि 2024 में फिर से नरेंद्र मोदी बनेंगे प्रधानमंत्री। ये बड़ा बयान सामने निकल के आ रहा है। और तीसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा बिहार के विधानसभा चुनाव का, जहां पर भारतीय जनता पार्टी ने कमर कस ली है और चुनाव प्रभारी बना दिए गए हैं देवेंद्र फडणवीस। जी हां दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपको भी ऐसा लगता है कि 2024 में फिर से मोदी प्रधानमंत्री बनेंगे, तो आप अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस लाल बटन को दबा के इस चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके घंटी बजाइए और कमेंट में लिखिए जय हिंद। रुक करते हैं दोस्तों तमाम बड़ी खबरों की तरफ। स्वतंत्रता दिवस पर प्रधानमंत्री मोदी कर सकते हैं वन नेशन वन हेल्थ कार्ड का ऐलान, आपको होगा फायदा। जी हां दोस्तों, वन नेशन वन राशन कार्ड के बाद अब सरकार वन नेशन वन हेल्थ कार्ड ला सकती है। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसका ऐलान कर सकते हैं। वन नेशन वन हेल्थ कार्ड योजना के तहत सबका एक हेल्थ कार्ड बनेगा। योजना के अंतर्गत किए जाने वाले इलाज और टेस्ट का रिकॉर्ड रखा जाएगा। इससे संबंधित पूरी जानकारी कार्ड में डिजिटल तरीके से सेव हो जाएगी। इसकी सबसे खास बात यह होगी कि अगर आप देश के किसी भी कोने में इलाज कराने जाएंगे तो पुरानी रिपोर्ट्स को साथ नहीं ले जाना पड़ेगा, बल्कि डॉक्टर यूनिक आईडी के जरिए मेडिकल रिकॉर्ड खुद ही देख लेंगे। प्रत्येक नागरिक का सिंगल यूनिक आईडी जारी किया जाएगा। यूनिक आईडी ये लॉगिन होगा। योजना फेज वाइज तरीके से लागू हो सकती है। इसके लिए क्लिनिक, अस्पताल और डॉक्टर एक सेंट्रल सर्वर से लिंक रहेंगे। योजना के पहले चरण का बजट 500 करोड़ का रखा गया है। हेल्थ कार्ड आधार कार्ड के आधार पर बनेगा। हालांकि इसके लिए किसी भी नागरिक को बाध्य नहीं किया जाएगा। इस योजना का लाभ उठाना पूरी तरह वैकल्पिक है, यानी नागरिक अपनी मर्जी से इसे बना सकते हैं। यह अनिवार्य नहीं है। मालूम हो कि नागरिकों की व्यक्तिगत जानकारी गोपनीय रखी जाएगी। पहले जारी किया था वन नेशन वन राशन कार्ड। इससे पहले मोदी सरकार ने वन नेशन वन राशन कार्ड भी लागू किया था। इसके तहत राशन कार्ड का लाभ देश के किसी भी कोने में उठाया जा सकेगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आर्थिक पैकेज की घोषणा करते समय इसका जिक्र किया था। मोदी सरकार की इस योजना से 67 करोड़ लोगों को फायदा मिलेगा। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। 2024 में नरेंद्र मोदी फिर से बनेंगे पीएम, बोले पूर्व विदेश मंत्री। जी हां दोस्तों, भाजपा नेता और पूर्व विदेश मंत्री एसएम कृष्णा ने कहा है कि भाजपा की 2024 में संसदीय चुनाव में फिर से सत्ता में निश्चित ही वापसी होगी और मोदी फिर से प्रधानमंत्री बनेंगे। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भाजपा की कार्यप्रणाली की तारीफ की। कर्नाटक के पूर्व सीएम कृष्णा ने यह भी कहा कि आज भी कांग्रेस की अहम भूमिका है। वह खासकर क्षेत्रीय राजनीतिक दलों को एकत्रित कर नया राजनीतिक गठजोड़ बना सकती है। राजनीतिक दलों में आंतरिक लोकतंत्र का अभाव। एसएम कृष्णा ने कहा है कि देश के राजनीतिक दलों में आंतरिक लोकतंत्र का अभाव है। हमें सत्ता में बैठे शीर्ष नेतृत्व की आलोचना के भय से मुक्त होना होगा। सभी दलों को ऐसी व्यवस्था बनानी चाहिए जिससे लोकतंत्र मजबूत हो सके। गांधी जी और नेताजी सुभाष चंद्र बोस के दौर की चर्चा करते हुए कहा कि उस समय जो आंतरिक लोकतंत्र था उससे सीख ली जा सकती है। 3 साल पहले कांग्रेस छोड़ भाजपा में आए 88 साल के एसएम कृष्णा ने भाजपा के साथ काम करने के अनुभव के बारे में पूछे जाने पर कृष्णा ने कहा कि यहाँ का अनुभव बहुत अच्छा रहा है। मैं प्रसन्न हूँ। मुझे महसूस होता है कि मैंने भाजपा में आकर अच्छा फैसला किया। महाराष्ट्र में ज्योतिरादित्य सिंधिया के कांग्रेस छोड़कर भाजपा में शामिल होने और राजस्थान में सचिन पायलट के बगावती तेवरों को लेकर कृष्णा ने कहा कि इसका कारण युवाओं को अपनी राय रखने और अपने लिए जगह बनाने का मौका नहीं मिल पाना है। पुरानी पीढ़ी को युवाओं के लिए जगह बनानी होगी, लेकिन उन्हें युवा पीढ़ी का नेतृत्व करने के लिए पार्टी का अहम हिस्सा बने रहना चाहिए। कोई पार्टी समय के साथ बदलती नहीं है तो वह नष्ट होने लगती है। यूपीए सरकार में विदेश मंत्री और कर्नाटक के मुख्यमंत्री रह चुके एसएम कृष्णा कांग्रेस छोड़ने के बाद 2017 में भाजपा में शामिल हो गए थे। एसएम कृष्णा ने कांग्रेस में 4 दशक से ज्यादा राजनीति की। वह इंदिरा गांधी और राजीव गांधी के कार्यकाल में केंद्रीय मंत्री रहे। फिर 1999 से 2004 तक कर्नाटक के मुख्यमंत्री रहे। इसके बाद मनमोहन सिंह कैबिनेट में उन्होंने विदेश मंत्री का जिम्मा संभाला। इसके बाद कांग्रेस ने उनको महाराष्ट्र का राज्यपाल भी बनाया। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। बिहार में बीजेपी के चुनाव प्रभारी बनाए गए देवेंद्र फडणवीस भूपेंद्र यादव से मिलकर करेंगे काम। जी हां दोस्तों, बिहार विधानसभा चुनाव के मद्देनजर भारतीय जनता पार्टी में बड़े राजनीतिक बदलाव के संकेत मिल रहे हैं। पार्टी के राष्ट्रीय नेतृत्व ने महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को बिहार के चुनाव प्रभारी की जिम्मेदारी सौंपी है। हालांकि इसकी औपचारिक रूप से घोषणा नहीं की गई है। बताया जा रहा है कि कुछ दिनों में ही उनके नाम की घोषणा कर दी जाएगी। चुनाव के दौरान राज्य में रहेंगे सक्रिय। बताया जा रहा है कि बिहार विधानसभा चुनाव
के दौरान वे राज्य में पर सक्रिय रहेंगे। वे वर्तमान बिहार प्रभारी भूपेंद्र यादव के साथ मिलकर काम करेंगे। देवेंद्र फडणवीस के बिहार के चुनाव प्रभारी बनाए जाने की बीजेपी के कुछ वरिष्ठ नेताओं ने पुष्टि की है। उनके अनुसार गुरुवार को हुई कोर कमेटी की बैठक में इसका फैसला किया गया। देवेंद्र फडणवीस महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री हैं। वे महाराष्ट्र बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष तथा महाराष्ट्र विधानसभा में नागपुर दक्षिण पश्चिम से विधायक हैं। वे नागपुर नगर निगम के मेयर भी रह चुके हैं। राजनीति उन्हें विरासत में मिली है। हालांकि उन्होंने विधान परिषद सदस्य रहे अपने पिता गंगाधर राव से अलग पहचान बनाई है। छात्र जीवन में वे अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से जुड़े थे। राजनीति में उन्होंने जमीनी स्तर से उठकर पहचान बनाई है। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। लालू राबड़ी के राज में बिहार अंधेरे में था और सड़कें जर्जर थीं। सुशील मोदी। जी हां दोस्तों, बिहार के उप मुख्यमंत्री एवं भाजपा के वरिष्ठ नेता विपक्षी पार्टियों राजद और कांग्रेस पर लगातार हमलावर हैं। इसी कड़ी में गुरुवार को ट्वीट कर उन्होंने कहा कि किसी भी राज्य के तेज विकास के लिए अच्छी सड़क और प्रचुर बिजली की जरूरत होती है, लेकिन बिहार में लालू यादव और राबड़ी देवी के राज के दौरान ये दोनों ही चीजें नदारद थे। वहीं सुशील मोदी ने कहा कि बिहार अंधेरे में था और सूबे की सड़कें जर्जर थी। उन्होंने कहा कि कोई भी बिहार में आना ही नहीं चाहता था। सुशील मोदी ने कहा कि इसलिए पर्यटन सहित सारे उद्योग धंधे सूबे में चौपट थे। लालू यादव राबड़ी देवी के राज में बिहार से लाखों लोगों की बेरोजगारी के चलते पलायन करना पड़ा। डिप्टी सीएम सुशील कुमार मोदी ने कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी और कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा समेत अन्य कांग्रेसियों के खिलाफ भी बिना नाम लिए निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि जो महापलायन के सियासी गुनहगार थे वे ही लॉकडाउन के समय दूसरे राज्यों में फंसे मजदूरों की वापसी के लिए 1000 बस भेजने के बड़बोले दावे कर रहे थे। याद रहे, बीते मार्च महीने में कोरोना महामारी की वजह से अचानक लगाए गए लॉकडाउन की वजह से देश भर में जगह जगह प्रवासी मजदूर फंस गए थे। वहीं अन्य राज्यों में फंसे मजदूरों को लेकर बिहार समेत देश भर की सियासत में भूचाल आ गया था। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। सुप्रीम कोर्ट ने अवमानना केस में प्रशांत भूषण को माना दोषी। 20 अगस्त को होगा सजा का ऐलान। जी हां दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने आज शुक्रवार को सीनियर वकील प्रशांत भूषण के खिलाफ सुनवाई की। कोर्ट ने प्रशांत भूषण की कोर्ट की अवमानना मामले में दोषी करार माना है। अब सजा का ऐलान 20 अगस्त को किया जाएगा। कुछ दिन पहले न्यायपालिका के खिलाफ कथित तौर पर ट्वीट करने को लेकर कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया था। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लेते हुए प्रशांत भूषण के अवमानना मामले पर सुनवाई करते हुए उन्हें दोषी करार दिया है। जस्टिस अरुण मिश्रा की पीठ ने इस मामले पर सुनवाई की। अब सजा का ऐलान 20 अगस्त को किया जाएगा। जानकारी के लिए बता दें कि बीती 5 अगस्त को कोर्ट ने इस मामले पर सुनवाई करते हुए कहा था कि इस पर फैसला जल्द ही सुनाया जाएगा। अब कोर्ट ने इस मामले में अवमानना का केस माना है। उन्होंने कहा था कि वे ट्वीट न्यायाधीशों के खिलाफ उनके व्यक्तिगत स्तर पर आचरण को लेकर थे और वे न्याय प्रशासन में बाधा उत्पन्न नहीं करते। न्यायालय ने इस मामले में प्रशांत भूषण को 22 जुलाई को कारण बताओ नोटिस जारी किया था। वरिष्ठ वकील प्रशांत भूषण को भारत के मुख्य न्यायाधीश एस.ए. बोबड़े और सुप्रीम कोर्ट में उनके 2 ट्वीट के लिए अवमानना का दोषी ठहराया गया है। जस्टिस अरुण मिश्रा, बी.आर. गवई और कृष्ण मुरारी की 3 जजों की बेंच ने भूषण के ट्वीट पर फैसला सुनाया। भूषण ने कहा कि वह अपनी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का प्रयोग कर रहे हैं और अदालत के कामकाज के बारे में अपनी राय दे रहे हैं और यह न्याय में बाधा नहीं है। अवमानना कार्रवाई की आवश्यकता है। पिछली सुनवाई में भूषण के वकील दुष्यंत दवे ने कहा था कि 2 ट्वीट संस्था के खिलाफ नहीं थे। वे अपने आचरण के संबंध में व्यक्तिगत क्षमता के न्यायाधीशों के खिलाफ हैं। वे दुर्भावनापूर्ण नहीं हैं और न्याय प्रशासन में बाधा नहीं डालते हैं। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। राजस्थान बीजेपी आज लाएगी अविश्वास प्रस्ताव। गहलोत सरकार की बढ़ी मुश्किलें। जी हां दोस्तों, राजस्थान में सियासी हलचल तेज हो गई है। शुक्रवार से विधानसभा का सत्र शुरू हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी ने ऐलान किया है कि वो कल ही सदन में अविश्वास प्रस्ताव लाएगी। ऐसे में अशोक गहलोत सरकार के सामने बहुमत साबित करने की चुनौती है। गुरुवार को भारतीय जनता पार्टी की बैठक हुई जिसमें यह फैसला लिया गया कि बीजेपी का दावा नहीं बचेगी गहलोत सरकार। विधानसभा में भाजपा के नेता गुलाब चंद कटारिया ने कहा कि कांग्रेस अपने घर में टांका लगाकर कपड़ों को जोड़ना चाह रही है, लेकिन कपड़ा फट चुका है। ये सरकार जल्द ही गिरने वाली है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने कहा कि यह सरकार अपने विरोधाभास से गिरेगी। बीजेपी पर यह झूठा आरोप लगा रहे हैं, लेकिन इनके घर के झगड़े से बीजेपी का कोई लेना देना नहीं है। आपको बता दें कि गुरुवार को ही भारतीय जनता पार्टी ने जयपुर में विधायकों के साथ बड़ी बैठक की। इसमें पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे भी शामिल हुई, जबकि केंद्रीय नेतृत्व की ओर से प्रतिनिधि ने भी बैठक में हिस्सा लिया।
लिया। राज्यपाल के आदेश के बाद 14 अगस्त से विधानसभा का सत्र शुरू हो रहा है। हालांकि राज्य सरकार की ओर से अभी सिर्फ कोरोना वायरस संकट, लॉकडाउन और अन्य मुद्दों पर चर्चा की बात कही गई थी। इस बीच अब अगर भारतीय जनता पार्टी अविश्वास प्रस्ताव लाती है तो चर्चा के बाद अशोक गहलोत सरकार को अपना बहुमत साबित करना ही होगा। बगावत करने वाले सचिन पायलट एक बार फिर कांग्रेस के पास पहुंच गए हैं। गुरुवार शाम को होने वाले कांग्रेस विधायक दल की बैठक में अशोक गहलोत, सचिन पायलट गुट के विधायक शामिल होंगे। बताया जा रहा है कि पायलट गुट की वापसी से कई विधायक नाराज हैं और इसकी ही चिंता पार्टी आलाकमान को सता रही है। दूसरी ओर बसपा विधायकों के विलय का मामला भी अभी अदालत में चल रहा है। ऐसे में अशोक गहलोत सरकार के सामने पायलट गुट को मनाने के साथ साथ अपने कैंप के विधायकों को भी साथ रखने की चुनौती होगी। राजस्थान विधानसभा में कुल 200 सीटें हैं। इनमें से 107 का आंकड़ा कांग्रेस के पास है। साथ ही कई निर्दलीय विधायकों का भी समर्थन है, जबकि बीजेपी के पास साथी पार्टियां मिलाकर 76 का आंकड़ा है। लेकिन हाल ही में हुए मनमुटाव के एपिसोड के बाद बहुमत साबित करना इतना आसान नहीं होगा। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। भारत में एक्टिव कोरोना केस में गिरावट, रिकवरी रेट भी बढ़ा। जी हां दोस्तों, भारत में एक्टिव कोरोना केस के आंकड़ों से पता चलता है कि महामारी का प्रसार अब धीमा होने लगा है। जुलाई के आखिरी हफ्ते के मुकाबले अगस्त के पहले हफ्ते में एक्टिव केसों की संख्या लगभग आधी हो गई है और इसी अवधि में रिकवरी में करीब 40% की वृद्धि हुई है। फिलहाल भारत में 6 लाख से ज्यादा एक्टिव केस हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार सिर्फ जुलाई के आखिरी हफ्ते में कुल 1,05,183 एक्टिव केस जुड़े थे। अगस्त के पहले हफ्ते में यह संख्या घटकर 53,985 हो गई। भारत में रिकवरी रेट भी 70% है। जुलाई के आखिरी हफ्ते में करीब 2.4 लाख संक्रमित लोगों को ठीक किया गया था। अगले हफ्ते यानी अगस्त के शुरुआती 7 दिनों में ये संख्या बढ़कर 3.32 लाख हो गई। एक्टिव केसों की संख्या से पता चलता है कि मौजूदा वक्त में कितने लोग संक्रमित हैं। कुल कंफर्म केसों में से रिकवरी और मौतों की संख्या को घटाकर एक्टिव केसों की संख्या का पता लगाया जाता है। भारत के कुल एक्टिव केसों में से 2/3 केस 5 राज्यों महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश में हैं। देश के कुल एक्टिव केसों में 1/4 अकेले महाराष्ट्र में हैं। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। भारत ने चीन को एक बार फिर दिया बड़ा झटका। अब तेल कंपनियों ने चीनी जहाजों और टैंकरों पर लगाई पाबंदी। जी हां दोस्तों, भारत चीन सीमा पर जारी तनाव और चीन से बिगड़ते रिश्तों के बीच भारत की बड़ी तेल कंपनियों ने अपने कच्चे और पेट्रोलियम उत्पादों को लाने और ले जाने में चीन के जहाज और चीनी टैंकरों के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगा दिया है। भारतीय तेल कंपनियों का कहना है कि वे चीन के स्वामित्व वाले किसी भी ऑयल टैंकर या शिप का इस्तेमाल भारत में कच्चे तेल आयात करने या भारत से डीजल निर्यात करने के लिए नहीं करेंगे, भले ही उसे किसी थर्ड पार्टी ने ही रजिस्टर क्यों न किया हो। ऐसा करने वाली थर्ड पार्टी कंपनियों को ब्लैक लिस्ट कर दिया जाएगा। भारतीय तेल कंपनियों ने फैसला किया है कि देश में तेल आयात और निर्यात करने के लिए लगने वाली बोली से चीनी जहाजों को बैन किया जाएगा। इन कंपनियों ने ओपेक देशों के साथ दुनिया भर के ऑयल ट्रेडर्स को साफ शब्दों में कह दिया है कि किसी भी चाइनीज जहाज से भारत तेल नहीं भेजा जाए। हालांकि तेल कंपनियों के इस कदम से तेल के व्यापार पर किसी तरह का नकारात्मक प्रभाव पड़ने की संभावना नहीं है, क्योंकि ऑयल टैंकर के बिजनेस में चीनी जहाजों की हिस्सेदारी ना के बराबर है। लेकिन तेल कंपनियों के इस कदम से दोनों देश के व्यापारिक रिश्तों में और खटास बढ़ेगी। इस मामले से जुड़े एक वरिष्ठ अधिकारी ने नाम नहीं छापने की शर्त पर बताया कि भारत आने वाले ज्यादातर विदेशी तेल टैंकर लाइबेरिया, पनामा और मॉरिशस की कंपनियों के हैं। इस बिजनेस में चीन की हिस्सेदारी ना के बराबर है, इसलिए भारत के तेल व्यापार और तेल कंपनियों पर कोई असर नहीं पड़ेगा। उन्होंने कहा कि चीनी जहाजों का उपयोग सीमित है और इनका इस्तेमाल ज्यादातर लिक्विड पेट्रोलियम गैस के ट्रांसपोर्टेशन में होता है। हालांकि इस मुद्दे पर अभी तक इंडियन ऑयल लिमिटेड, भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन और हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। यूपी में लाखों घरों की बिजली गुल, सीएम योगी ने दिए एसटीएफ जांच के आदेश, कहा सख्त कार्रवाई करें। जी हां दोस्तों, श्री कृष्ण जन्माष्टमी के मौके पर बुधवार को अचानक उत्तर प्रदेश के कई जिलों के लाखों घरों की बिजली कट होने से हड़कंप मच गया। पता चला कि बिजली गुल होने की समस्या उन घरों में आई जहां स्मार्ट मीटर लगे हैं। कई घंटे तक प्रदेश के कई जिलों में अफरा तफरी का माहौल रहा। आखिरकार देर रात समस्या का समाधान कर दिया गया। उधर मामले में गंभीर रुख अपनाते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रकरण की जांच यूपी एसटीएफ से कराने के निर्देश दिए हैं। सीएम ने कहा कि जांच में दोषी पाए गए लोगों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाए। दरअसल मामले में ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा ने घटना की एसटीएफ से जांच कराने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को पत्र लिखा था। दरअसल बुधवार शाम 5 बजे स्मार्ट मीटर वाले प्रदेश के लाखों उपभोक्ताओं के घरों की बत्ती गुल हो गई, जिसके बाद हाहाकार मच गया। चाहे मंत्री आवास हो या अस्पताल, अपार्टमेंट हो या दुकान, सभी जगह ये समस्या सामने आई। बाद में प्रमुख सचिव
ऊर्जा अरविंद कुमार ने कहा कि स्मार्ट मीटर में खामी से नहीं बल्कि गलत कमांड देने से बिजली गुल हुई। गलत कमांड देने वाले L&T प्रोजेक्ट मैनेजर शशिकांत अग्रवाल और EESL यूपी हेड आदेश सक्सेना को निलंबित कर दिया गया है। गौरतलब है कि ऊर्जा विभाग ने स्मार्ट मीटर लगाने के लिए EESL को ठेका दिया था। यूपी में स्मार्ट मीटर लगाने वाले EESL भारत सरकार का उपक्रम है। EESL ने प्रदेश में जीनस कंपनी के स्मार्ट मीटर लगवाए हैं। स्मार्ट मीटर में पहले भी मीटर जंप की खामी सामने आई थी। ऊर्जा मंत्री ने पहले ही इन स्मार्ट मीटर की जांच के आदेश दिए थे, लेकिन 6 माह बाद भी इन स्मार्ट मीटरों की जांच रिपोर्ट सामने नहीं आ सकी है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। आडवाणी, जोशी समेत बाकी कार सेवकों के मुकदमे वापस लिए जाने की मांग हुई तेज। अखाड़ा परिषद भी मैदान में उतरा। जी हां दोस्तों, अयोध्या में भव्य राम मंदिर का निर्माण शुरू होने के बाद अब बीजेपी के लालकृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, कल्याण सिंह और उमा भारती जैसे कार सेवकों के मुकदमे वापस लिए जाने की मांग जोर पकड़ने लगी है। साधु संतों की सबसे बड़ी संस्था अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद ने भी अब कार सेवकों के मुकदमे वापस लिए जाने की मांग उठा दी है। कहा जा रहा है कि जब सुप्रीम कोर्ट ने विवादित जगह को रामलला का स्थान मान लिया है तो कार सेवकों के खिलाफ बाबरी ढांचा गिराए जाने का मुकदमा चलाए जाने का कोई औचित्य नहीं रह गया है। अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत नरेंद्र गिरी ने इस मामले केंद्र और यूपी सरकार से आडवाणी और जोशी समेत सभी कार सेवकों के मुकदमे वापस लिए जाने की मांग की है। प्रयागराज के गायत्री गंगा चैरिटेबल आश्रम के महंत प्रभाकर जी महाराज ने भी कहा है कि आडवाणी, जोशी समेत नेता काफी उम्र दराज हो चुके हैं। जब मस्जिद टूटी ही नहीं है तो फिर मुकदमा कैसा। उन्होंने इस मांग को लेकर प्रधानमंत्री और गृह मंत्री को संतों और आम नागरिकों के समर्थन वाली चिट्ठी भेजने की बात कही है। इससे पहले इलाहाबाद हाईकोर्ट के सीनियर वकील सत्येंद्र कुमार गर्ग भी इसी तरह की मांग उठा चुके हैं। अकेले प्रयागराज के ही कई दूसरे संत महात्माओं ने भी आडवाणी और जोशी समेत सभी कार सेवकों के मुकदमे वापस लिए जाने की मांग पुरजोर तरीके से उठाई है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। कैप्टन सरकार के लिए अपने ही बने मुसीबत, कांग्रेस नेताओं ने खोला मोर्चा। जी हां दोस्तों, सरकार के खिलाफ अगर विपक्ष आरोप लगाए तो कहा जाता है कि यह राजनीति से प्रेरित है, लेकिन अगर सत्ताधारी दल के नेता ही सरकार को कटघरे में खड़ा कर दें तो उसे क्या कहा जाए। कम से कम पंजाब में कुछ ऐसा ही देखने को मिल रहा, जहां कांग्रेस की सरकार के लिए उसके अपने ही नेता मुसीबत बन गए हैं। एक दो नहीं, आधा दर्जन नेताओं ने कैप्टन सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है। इन नेताओं का आरोप है कि पंजाब में माफिया राज काम कर रहा है। भ्रष्ट अधिकारी और सत्ताधारी पार्टी के नेता माफिया के आगे नतमस्तक होकर प्रदेश की अर्थव्यवस्था और कानून व्यवस्था का पटाधार कर रहे हैं। अवैध शराब, जहरीली शराब, ड्रग, केबल ट्रांसपोर्ट और खनन माफिया सरकारी खजाने को खाली कर चुका है। राज्य सरकार कर्मचारियों की तनख्वाह में कटौती कर रही है। खजाना खाली है और सरकार के पास केंद्र सरकार के आगे हाथ फैलाने के अलावा कोई चारा नहीं बचा है। जिन समस्याओं को मुद्दा बनाकर कांग्रेस ने सत्ता का सफर तय किया, आज वो खुद ही उन्हीं समस्याओं में उलझ गई है। पंजाब कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष प्रताप सिंह बाजवा और शमशेर सिंह दुलो ने दावा किया है कि वे मुख्यमंत्री से कई बार माफिया राज को लेकर चेताया, लेकिन उनकी शिकायतों को नजरअंदाज कर दिया गया। इससे पहले प्रसिद्ध हॉकी खिलाड़ी और विधायक परगट सिंह और विधायक अमरिंदर सिंह राजा वंडिंग भी पंजाब में चल रहे माफिया राज की बात कर चुके हैं। इसी साल फरवरी महीने में परगट सिंह ने मुख्यमंत्री को बकायदा पत्र लिखकर माफिया राज की बात की और कहा था कि सरकार अच्छी तरह से काम नहीं कर रही है। इसके अलावा विधायक अमरिंदर सिंह राजा वंडिंग ने हाल ही में कहा था कि पिछले 3 साल में राज्य सरकार को 600 करोड़ रुपए से ज्यादा राजस्व का चूना लगा है और इसके लिए जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए। नवजोत सिंह सिद्धू भी माफिया राज की बात करके कैप्टन अमरिंदर सिंह कैंप के नेताओं के निशाने पर आ गए थे। फिलहाल कांग्रेस के नेता इन आरोपों से कन्नी काट रहे हैं। पार्टी के प्रवक्ता डॉक्टर राजकुमार वेरका ने कहा है कि सरकार राजनीति के आधार पर नहीं, गुण दोष के आधार पर कार्रवाई कर रही है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। काशी विश्वनाथ मंदिर वर्सेस ज्ञान व्यापी मस्जिद केस, सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड को नोटिस जारी करने का आदेश। जी हां दोस्तों, अयोध्या में भव्य राम मंदिर के शिलान्यास के बाद मथुरा और काशी को लेकर हिंदूवादी संगठनों ने हलचल तेज कर दी है। यूपी में 2022 के विधानसभा चुनाव से पहले यह हलचल सियासी गलियारों में सुनाई देने लगी है। इधर वाराणसी के सिविल जज सीनियर डिवीजन की कोर्ट में श्री काशी विश्वनाथ मंदिर और ज्ञान व्यापी मस्जिद मसले की सुनवाई भी चल रही है, जिस पर अब सबकी नजरें टिक गई हैं। इस बार की तारीख में जिला जज की अदालत ने प्रदेश सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड को नोटिस जारी करने का आदेश देते हुए अग्रिम सुनवाई के लिए 1 सितंबर की तारीख मुकर्रर कर दी है। बता दें कि पिछली तारीख 1 जुलाई को प्रतिवादी अंजुमन इंतजामिया मस्जिद की ओर से जिला जज उमेश चंद्र शर्मा की अदालत में याचिका दाखिल की गई थी।
क्यों दाखिल की गई याचिका। प्रतिवादी अंजुमन इंतजामिया की ओर से सिविल जज सीनियर डिवीजन फास्ट ट्रैक कोर्ट में अर्जी देकर ये कहा गया था कि मामले की सुनवाई सिविल कोर्ट में नहीं हो सकती। इस याचिका को कोर्ट ने खारिज करते हुए सुनवाई चालू रखने का आदेश दिया। इधर प्रतिवादी ने एक और अर्जी पेश की जिसमें कहा गया कि लखनऊ वक्फ बोर्ड ट्रिब्यूनल न्यायाधिकरण के पास प्रकरण को भेजा जाए। 25 फरवरी को ये याचिका भी सीनियर डिवीजन सिविल कोर्ट से खारिज हो गई। इसी के खिलाफ जिला जज की अदालत में 1 जुलाई को याचिका दाखिल की गई, जिस पर सुनवाई करते हुए जिला जज ने प्रदेश सुन्नी वक्फ बोर्ड को नोटिस जारी करने का आदेश दिया है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। बेरोजगारों को बड़ी राहत देने की तैयारी, 6 महीने तक मिलेगा आखिरी वेतन के 50% के बराबर भत्ता। जी हां दोस्तों, केंद्रीय श्रम मंत्रालय बेरोजगारों को बड़ी राहत देने पर विचार कर रहा है। नए प्रस्ताव के मुताबिक ESIC से जुड़े कर्मचारियों को बेरोजगारी होने की स्थिति में 6 महीने तक भत्ता दिया जाएगा। यह भत्ता आखिरी सैलरी के 50% के बराबर होगा। फिलहाल बेरोजगारी की स्थिति में आखिरी सैलरी के 25% के बराबर ही भत्ता दिया जाता है। इसके अलावा भत्ते की अवधि भी महज 3 महीने की ही है। यही नहीं, मौजूदा नियम के मुताबिक इस स्कीम का लाभ एक बार ही उठाया जा सकता है, लेकिन अब इस लिमिट को भी खत्म किया जाएगा। इकोनॉमिक टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक 20 अगस्त को कर्मचारी राज्य बीमा निगम के सदस्यों की मीटिंग में इस प्रस्ताव को पेश किया जाएगा। यदि इस प्रस्ताव को मंजूरी मिलती है तो फिर ESIC के 3.2 करोड़ सब्सक्राइबर्स को फायदा मिलेगा। PMO की ओर से यह ऐसा प्रस्ताव लाने का आइडिया दिया गया था। दरअसल कोरोना काल में बड़े पैमाने पर लोगों की नौकरियां जाने के चलते सरकार इस स्कीम में रियायत देना चाहती है ताकि ज्यादा से ज्यादा संख्या में लोगों को लाभ मिल सके। अमेरिका, कनाडा जैसे देशों में मिल रहे बेरोजगारी अलाउंस के तर्ज पर सरकार इस स्कीम के जरिए नौकरी गंवाने वाले लाखों लोगों को लाभ पहुंचाना चाहती है। एक अधिकारी ने बताया कि बीते सप्ताह इस प्रस्ताव को PMO के समक्ष पेश किया गया था। अब इसे ESIC की मीटिंग में मंजूरी के लिए रखा जाएगा। सरकार ने यह माना कि कोरोना लॉकडाउन के चलते बड़े पैमाने पर लघु एवं मध्यम उद्योगों के कर्मचारियों को नौकरी गंवानी पड़ी है। CMIE के डेटा के मुताबिक अप्रैल में पूरे महीने लॉकडाउन था और इसके चलते 121 मिलियन यानी 12.1 करोड़ लोगों को अपनी नौकरियां गंवानी पड़ी हैं। हालांकि मई और जून में इसकी रिकवरी शुरू हुई और अब तक 9.1 करोड़ लोगों को रोजगार वापस मिला है। फिर भी 3 करोड़ लोग अब भी बेरोजगार की मार झेल रहे हैं, जिनके पास कोरोना काल से पहले कोई ना कोई काम था। बेरोजगार कर्मचारियों को मिलेंगे ये फायदे। प्रस्ताव के मुताबिक बेरोजगारी भत्ते की सीमा आखिरी सैलरी के 50% के बराबर होगी और 6 महीने की अवधि तक मदद मिलेगी। अब तक इस स्कीम का लाभ लेने के लिए यह जरूरी था कि कर्मचारी ने 2 साल नौकरी की हो, लेकिन अब यह महज 78 दिन हो जाएगी। आप देख रहे थे आपका अपना चैनल जय हिंद जय भारत।